हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट का प्रैक्टिस पेपर नंबर 6। हमेशा की तरह आपको एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए। आपने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा, इसको पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद में इस वीडियो सॉल्यूशन पर आकर अपने आंसर्स को मैच कीजिए। जो भी आपका स्कोर है वो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या स्कोर आपका रहा है। ये जो सीरीज मैंने चलाई हुई है, पिछले 5 पेपर्स भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है रीट इंग्लिश के नाम से, वहां से देख सकते हैं। ये मैंने सीरीज इसलिए चलाई हुई ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको रीट के एग्जाम में मिलें वो हूबहू यहीं से मिल जाएं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले तक। तो इसलिए आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहें और अपने दोस्तों की हेल्प भी करें। इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम, और एक लाइक जरूर करके जाएं ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे कि हाँ, मुझे कंटिन्यू रहना चाहिए इस सीरीज के साथ। तो यहाँ पे जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इस पेपर के अंदर, ये है एक पैसेज, और आपको पता लगेगा कि कैसे लिंकिंग डिवाइस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इनफेरेंस के, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं पैसेज के थ्रू। तो वही एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिया है ताकि हम डिस्कस कर सकें कैसे होगा। देखो, वैसे तो करने का आसान तरीका है, सीधा आप क्वेश्चंस पे आ जाएं, आपका टाइम ही वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा स्टोरी पढ़ा के, पूरी कहानी पढ़ा के उसके बाद में क्वेश्चंस पे आऊँगा और लास्ट में बताऊँगा कैसे आप इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। देखिए, कह रहा है हु सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेखक सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है कि कौन कहता है कि ऑनेस्टी सर्वश्रेष्ठ नीति है। किसने कह दिया कि ऑनेस्टी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है? इसका मतलब यहाँ लेखक ये सिद्ध करके बताएगा, कुछ इसके जिंदगी में ऐसे अनुभव रहे हैं, वहां से लेखक को लगने लग गया कि ऑनेस्टी जो है वो सर्वश्रेष्ठ नीति नहीं होती। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ध्यान से पढ़िएगा। माई ग्रैंडफादर वॉज ऑनेस्ट। मेरे दादाजी जो थे बहुत ईमानदार थे। बट नोबडी वुड कंसीडर हिम अ गुड पर्सन। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं आपको मैं कि वुड जो है वो पास्ट की हैबिट के लिए आ सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके सिलेबस में मॉडल्स भी हैं और मॉडल्स में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पास्ट हैबिट बताने के लिए, भूतकाल की आदत बताने के लिए आपको वुड का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा, वुड के स्थान पे अगर आप यूज टू लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूज टू का प्रयोग भी पास्ट हैबिट बताने के लिए हो सकता है। तो यहाँ ये सिद्ध कर रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो ऑनेस्ट थे, लेकिन उनको कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मानता था। कारण क्या था? क्योंकि दादाजी के कारनामे ही कुछ ऐसे थे। देखो इन्होंने क्या किया। ही वुड ओकेजनली फाइंड अ कॉइन ऑफ 5 पैसा। उनको कभी कभी, अब ये वुड फिर से आ गया, मतलब पास्ट हैबिट है। उनको कभी कभी एक 5 का सिक्का मिलता, 5 पैसे का सिक्का मिलता, और किसके साथ? 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़ों के साथ। गुड़, शक्कर, गुड़ खाते हैं हम, गुड़ जैगरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़ों के साथ ऑन अ ब्रोकन पीस ऑफ अर्थन पॉट। किस में? एक मिट्टी के कटोरे में, एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा होता था उसमें। कहां पर? केयरफुली प्लेस्ड, जिसको बड़े सावधानी पूर्वक रखा जाता था, ऑन द क्रॉसवेज। क्रॉसवेज का मतलब चौराहा होता है जहां से 4 रास्ते गुजरते हैं, है ना, ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव में। समझ गए होंगे आप। कुछ तंत्र विद्या करने के लिए लोग चौराहे पर रख देते हैं ऐसे, मिट्टी का कटोरा रख दिया, उसमें सिक्के रख दिए, उसमें गुड़ रख दिए, ऐसे, है ना। तो ये उसको ही उठा कर ले आते थे। तो ये दादाजी की करतूतें देखो आप, इसके कारण इनकी इज्जत नहीं होती थी। इसलिए लेखक यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कहता है कि भाई ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो उनको क्या मिलता? एक 5 पैसे का सिक्का मिलता, 2 छोटे छोटे टुकड़ों के साथ गुड़ के, एक टूटे हुए अर्थन पोट में, मिट्टी के कटोरे में, जिसे हमारे गांव के चौराहे पर रखा जाता। अब ग्रैंडफादर क्या करते? ही वुड पिक अप द कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब है जो कुछ भी उस कटोरे में रखा जाता ना, वो कंटेंट है। जैसे कोई ग्लास है और इस ग्लास में जो कुछ भी है वो कंटेंट कहलाएगा, ठीक है। तो वो उसके अंदर रखे कंटेंट, गुड़ को खा जाते, है ना, मतलब पिकअप करते कंटेंट को, मतलब उसमें सिक्का उठा लिया, गुड़ उठा लिया, जो भी उसके अंदर होता। एट अप जैगरी, गुड़ खा लेते। एंड आस्क ऑल द पासरवाई, और जो भी वहां से गुजरता उनसे पूछते हुज कॉइन इट माइट बी, कि ये जो 5 पैसे का सिक्का है ये किसका हो सकता है। फिर कह रहा है समहाउ बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज डिस्कवरी। जैसे तैसे करके वो संतुष्ट हो जाते अपनी खोज से, मतलब जो भी वो डिस्कवरी करते। ही वुड गो टू द कंसर्न्ड पर्सनज होम। ये कंसर्न्ड का मतलब यहाँ पे संबंधित है। जो भी संबंधित व्यक्ति होता, पता लग जाता उनको कि किसने रखा है सिक्का, तो उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते टू रिटर्न द कॉइन, उस सिक्के को वापस लौटाने के लिए। कन्फेसिंग, स्वीकार करते हुए, बड़ी ईमानदारी से कहते। टंग ऑब्लिगेशन,
कि भाई जीभ का स्वाद हमने चखा है, जो गुड़ था वो तो मैं खा गया, ईटिंग अप द जैगरी, बट ही वुड गेट ओनली रिब्यूक। देखो मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आपको कहानी समझ में आ जाए, बस इतनी सी तो बात है। बाकी तो हम क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो बता ही दूंगा, वो तो मैं सीधा ही बता देता आपको, लेकिन मैं कहानी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी है ये। ठीक है भाई, अब वो स्वीकार कर लेते अपने जीभ की बाध्यता को, क्या कि उनकी जीभ से रहा नहीं गया और गुड़ का स्वाद तो चख लिया, गुड़ तो खा गया, बट ही वुड गेट ओनली रिब्यूक्स भी। लेकिन उनको क्या मिलता बदले में? वो तो 5 पैसे का सिक्का लौटा कर आए हैं, उसको मिलता क्या? डांट मिलती। भी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रशंसा करेगा कि मेरा 5 पैसे का सिक्का, वो जानबूझ कर रख के गया था तंत्र विद्या करने के लिए। लेकिन देखिए आप जानबूझ कर, ये मतलब रिब्यूक उनको मिलता, रिब्यूक का डांट को बोलते हैं। एंड फाउल स्पीचेज, और घटिया शब्द उनको बोले जाते, गाली गलोच सुनने को मिलता वापसी में। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड, लेखक कह रहा है मैं कभी समझ ही नहीं सका, वाई इवन माई फादर वुड रिब्यूक हिम, कि यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी मेरे ग्रैंडफादर को क्यों डांटते थे उनकी इस ऑनेस्ट एक्टिविटी के लिए। मजे ले रहा है लेखक भी। इन अ विंटर सीजन, अब बता रहा है एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। वाइल पासिंग थ्रू द क्रीमेशन ग्राउंड, क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब जहां पर अंतिम संस्कार होता है ना, उसको बोलते हैं क्रीमेशन ग्राउंड। ठीक है, तो वो गुजर रहे थे, दाह संस्कार जहां पे होता है, शमशान घाट जिसको बोलते हैं, वहां से गुजर रहे थे। द ऑनेस्ट पर्सन फाउंड ए न्यू ब्लैंकेट, तो ये ऑनेस्ट व्यक्ति कौन? दादाजी। उनको मिली एक नई कंबल और कुछ 4 यहाँ पे मिले स्टील के ग्लास। कहाँ पर? नियर बाई द एसेज ऑफ ए डेड पर्सन, एक मृत व्यक्ति था, उसकी राख के पास रखे हुए थे। क्रीमेटेड द डे बिफोर, वो व्यक्ति जिसका अंतिम संस्कार एक दिन पहले हुआ था, वहाँ पे 4 स्टील के ग्लास इनको मिले, एक कंबल इनको मिली। पुअर ऑनेस्ट ग्रैंडफादर, बेचारे ये ईमानदार जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उठा लिया, उनको ग्लास उठा लिए, कंबल उठा ली, है ना। मेड हिज लॉन्ग प्रैक्टिस्ड डिस्कवरी, और इन्होंने वही डिस्कवरी, वही खोज करी कि भी है किसके, ये दिमाग लगा लगा के पूछ पूछ के, और फिर वो पहुंच गए। हैंड ओवर मतलब सौंपना, आर्टिकल्स मतलब वस्तुओं को सौंपने के लिए, उनके जो सच्चा मालिक था उनको सौंपने के लिए। तुम्हारी कंबल रह गई वहाँ पे, तुम्हारे ग्लास रह गए, संभालो। सिंस देन, तब से ऑल बिगेन टू कॉल हिम मैड, तब से सभी उनको पागल बुलाने लग गए। पागलों वाले काम थे ना। अब यहाँ प्रश्न देखो क्या है, विच फैलेसी इज देयर इन द फर्स्ट 2 सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज। तो पहले 2 सेंटेंस कौन से थे? मैं बता रहा हूँ कि सीधा आप क्वेश्चन पढ़ते तो भी आपका काम हो जाता। ये तो मैंने बता दिया आपको पूरा, बाकी आपको पूरा पैसेज पढ़ने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। टाइम कम से कम लगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हों, यही अप्रोच हमें सीखनी है। तो पहली 2 लाइन कौन कौन सी हैं? ये 2 सेंटेंसेज है पहले, कि भाई ये पहला सेंटेंस था कि भी सर्वश्रेष्ठ नीति कैसे हो सकती है, कौन कहता है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। और दूसरा कह रहा है मेरे दादाजी जो थे बड़े ईमानदार थे, लेकिन कोई उनको अच्छा व्यक्ति नहीं कहता था। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आप कंक्लूजन तक पहुँच जाते हो। ठीक है, एक छोटे से उदाहरण से आप अगर आगे निष्कर्ष पर पहुँच जाओ, तो उसको, जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, किसी देश का निवासी है, उसने आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया, आप उस व्यवहार से ये कह दो कि वो पूरा देश ही खराब है। जैसे कोई अमेरिकन व्यक्ति आपसे मिल गया और उसने आपको गाली दे दी, तो आप ये कहो कि भाई सारे अमेरिकन गाली देते हैं, सारे अमेरिकन खराब है। तो ये क्या होता है, जल्दीबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने की गलती हम कर देते हैं। तो इसे दोस्तों कहा जाएगा फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे सी बात पर, छोटे से सबूत के आधार पर आप पहुंच जाते हो निष्कर्ष पर, तो ये कहलाता है फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ही वुड पिक अप द कंटेंट्स, एट अप जैगरी एंड आस्क ऑल द पासर बाई हुज कॉइन इट माइट बी। ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा था ना, इस सेंटेंस में पूछ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं पहले ये समझ लो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब एंड होता है, बट होता है, और होता है, एज वेल एज होता है, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ एक कंजंक्शन लगाया, एंड इसकी बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि ये लिंकिंग डिवाइस के रूप में यूज हुआ है इस सेंटेंस में। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये क्या बता रहा है आपको? तो क्या ये सीक्वेंस बता रहा है, या कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, या रिजल्ट, या कंडीशन? क्या ये बता रहा है एक सीक्वेंस, क्रम, कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, या फिर कॉन्ट्रास्ट, कि ऐसा हुआ और इसके विपरीत ऐसा हुआ, है ना। विरोधाभास को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम, कि जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने मेहनत की, मैंने सफलता अर्जित की, इसलिए तो मैंने मेहनत करी, इस कारण सफलता मिली, तो वो रिजल्ट है। और कंडीशन, शर्त बता रहा है क्या, तो ये एक्चुअल में बता रहा है सीक्वेंस। पहला काम क्या किया, इस सीरीज में पहला काम किया, उन्होंने जो वस्तुएं थी उस कटोरे में वो उठाई,
और जैगरी को खा गए और राहगीरों से पूछा। तो इसी सीक्वेंस में काम चल रहा है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों ए, और बिल्कुल सही किया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी आपसे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आई कुड नेवर अंडरस्टैंड वाई इवन माई फादर वुड रिब्यूक हिम फॉर हिज ऑनेस्ट एक्टिविटी। यहां पे पूछा है कि कंजंक्शन सेंटेंस में कौन सा है, कंजंक्शन ये वाला है वाई, इसका प्रकार कौन सा है। तो याद रखें यहां पे जब डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं। और वैसे आप सीधा याद कर लो कि इफ है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाइल है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, व्हेन है ये सबऑर्डिनेटिंग है, वाई सबऑर्डिनेटिंग है, व्हेनेवर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये क्या करते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहां वाई कैसा कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, याद रखेंगे। इसके बाद पूछा है कि द कंटेंट्स ऑन द ब्रोकन पीसेज ऑफ द अर्थन पोट डैश इल ओमिनस। पहली बात तो इल ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो कंटेंट्स है, देख लो आप, है ना। कह रहा है जो, अब देखो इसमें रूल रटवाऊं मैं, उससे बेहतर है कि समझ लो इसको। एक जो ब्रोकन पीस था अर्थन पोट का, जो टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा था, उसमें जो कंटेंट्स थे, उसमें जो ये कंटेंट्स थे, ये कंटेंट्स के बारे में पूछ रहा है। कंटेंट्स जो थे अशुभ थे या शुभ हैं, जो कुछ भी हैं। तो यहाँ पे कंटेंट्स की बात कर रहा है कि अर्थन ब्रोकन पीस की बात कर रहा है, तो आपको समझ में आया कंटेंट्स की बात कर रहा है। वैसे आप रूल में आ जाओ। रूल क्या कहता है कि जब दो नाउन को आप कनेक्ट करते हो, दो नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन लगा देते हो, जैसे यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन है, इससे पहले एक नाउन है, इसके बाद एक ब्रोकन पीस है, तो इसमें पहले वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये जो ब्रोकन पीस और कंटेंट्स ऑन द ब्रोकन पीस ऑफ अर्थन पोट है ना, ये जो दे रखा है, तो क्या ये सब्जेक्ट होगा, ये होगा। तो सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेपोजिशन से पहले वाला होता है। तो मैं इसको रूल को रटवाना नहीं चाहता, सीधा सीधा आप इसको लॉजिक वाइज समझें कि यहाँ पे कंटेंट्स की बात कर रहा है। कंटेंट्स वस्तुएं हैं, वस्तुएं प्लूरल हैं, इसका मतलब यहाँ पे आएगा प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब कौन सी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वर है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नंबर 5 में आपसे पूछा है द ब्लैंकेट अलॉन्ग विद द स्टील ग्लासेस। याद रखें इसको भी, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनसे दो शब्द अगर कनेक्ट किए हुए हों, चाहे अलॉन्ग हो, अलॉन्ग विद हो, टुगेदर विद हो, टुगेदर हो, बिसाइड्स हो, इन एडिशन हो, अनलाइक हो, हेडेड बाई हो, कंट्रोल्ड बाई हो, लेड बाई हो, ये सब रूल रट रखा होगा आपने। लेकिन आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि अलॉन्ग विद जो है उसके बाद तो लगेगा ये प्रेपोजिशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। आपको ये पता होना चाहिए, जब अग्रीमेंट टॉपिक आपने पढ़ा हो, कहीं से तैयारी की हो, वहां समझा होगा कि क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट को देखकर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है ये बाद वाला, तो स्टील ग्लासेस तो है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट को देखकर यहां पे लगानी है क्रिया। ब्लैंकेट एक वचन है, एक वचन है, तो क्रिया एक वचन कौन कौन सी है, ना तो वर है ना आर है, या तो हैज लगाना है या वॉज लगाना है। अब आपको हैज के बारे में बता दूं मैं आपको, हैज टू का प्रयोग तब करते हैं जब बाध्यता हो, ऐसा करना पड़ता है, इस सेंस में हैज टू, वरना लगेगा वॉज। तो ये कह रहा है कि जो स्टील ग्लासेस के साथ साथ जो कंबल थी, वॉज नॉट टू बी रिटर्न टू इट्स मास्टर, वो यहाँ पे उसके मालिक, जो कंबल का मालिक था, उसको रिटर्न नहीं की जानी थी। तो वॉज आना था यहाँ पे, ए नहीं की जानी थी। जब वॉज टू वर टू लगाते हैं, ऐसा काम होना था, इस सेंस में हैज टू सही नहीं बैठेगा, इसलिए आपका आंसर ए होगा। तो यहाँ 5 क्वेश्चंस के आंसर मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे सही होंगे, लेकिन ईमानदारी से आपके स्कोर जो है वो कमेंट करें और ज़रूर से शेयर कर दें इस वीडियो को, और एक लाइक ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।